हेलो गाइस, तो अब हमारा प्राचीन भारत में हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत। और उसमें जो हमारे राजवंश हैं वो हैं चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित हम जितने भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। यानी कि इसमें पूछा गया कि जो चोल साम्राज्य था उसकी नींव किसने डाली थी या किसने उसकी स्थापना की थी। तो वो की थी विजयलाल ने। किसने? विजयालय ने। ठीक है गाइस, विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। क्या था? सामंती सरदार था। उसने 1850 में चंदौर को अपने अधिकार में कर लिया था। इस समय पल्लवों एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहे थे। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 1871 तक राज्य किया। कब से? 1850 से 1871 तक विजयालय ने राज्य किया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो वो नंदी की मूर्ति किस में? तो वो है बृहदीश्वर मंदिर में। भारी भरकम नंदी पे चोल सम्राट कौन थे? तो वो थे राजराज प्रथम। कौन थे? राजराज प्रथम। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? जो चोल थे उनका राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्षिण के कुछ भाग में। तो चोलों का राज्य कहाँ फैला था? कोरोमंडल तट और दक्षिण के कुछ भाग में। ठीक है, चोलों की राजधानी थी तो जो चोल थे उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो वो थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, जो कि चोल प्रशासन की विशेषता थी। ठीक है, चोलों का काल किसके लिए प्रसिद्ध था? वो चोलों का काल था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो था ग्राम पंचायत के लिए। किस लिए? ग्राम पंचायत के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। यानी कि चोल युग क्यों प्रसिद्ध था? तो वो था ग्रामीण सभाओं के लिए या ग्रामीण पंचायत के लिए। ठीक, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य था जो कि उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए पहचाना जाता था? तो वो था चोल। क्या था? चोल। ठीक है गाइस, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा प्रसिद्ध राजवंश था? तो वो था चोल। कौन सा था? चोल। ठीक है गाइस, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? तो वो था चोल। चोल शासन, जो चोल था वो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? तो वो हैं गाइस, कहाँ पर हैं वो हैं उत्तर मेरू में। कहाँ पर? उत्तर मेरू में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिले हैं वो हैं उत्तर मेरू में हैं। ठीक है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कौन देखता था? तो वो देखते थे टोट वारियम। कौन? टोट वारियम। जो टोट वारियम थे वो चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखते थे। ठीक है गाइस, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ये सही है। चोलों के दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। तो ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों आंसर हमारे सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है। तो कैसी देवाकृति प्राय है? तो वो है चतुर्भुज। कैसी? चतुर्भुज। और कौन सी? नटराज की कांस्य मूर्ति वो कैसी? चतुर्भुज। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो वो कौन सी? तो वो है नटराज की। जो नटराज की मूर्ति है वो दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात थी। तो जो चोल शासकों के टाइम पर जो प्रतिमाएं बनी थी उसमें सबसे ज्यादा विख्यात कौन सी थी? तो वो थी नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। कैसे? नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। ठीक है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण? जो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति है वो किस कला का उदाहरण? तो वो चोल कला का उदाहरण है। किस कला का? चोल कला का। ठीक है गाइस,
शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में। किसके रूप में? शिक्षक के रूप। शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उन्हें गुरु यानी कि शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इसी रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? जो 72 व्यापारी थे वो चीन के, वो किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो वो भेजे गए थे कोलोनतुंग प्रथम के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? कोलोनतुंग प्रथम के कार्यकाल में। ठीक है गाइस। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कैसी शक्ति? नौसैनिक। ठीक है। तो वो था चोल। कौन थे? चोल थे। वो दक्षिण भारत का ऐसा राजवंश था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ज्यादातर जो राजवंश होते थे वो अपने जीवन काल में ही जो अपने उत्तराधिकारी यानी कि राजपुत्र का वो घोषित कर दिया करते थे। लेकिन जो ये वाली जो प्रथा थी वो सबसे ज्यादा चोलों में दिखाई देती है। किसमें? चोलों में। वैसे ही हर किसी में भी जो राजवंश थे वो पहले ही डिसाइड कर देते थे कि ये हमारा उत्तराधिकारी बनेगा, पर ये सबसे ज्यादा प्रचलित चोलों में थी। ठीक है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन सी थी? जिसने चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। कौन सी झील का? चोल रूप का। तो वो थी राजेंद्र प्रथम। कौन थे? नेक्स्ट है गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? किसकी? गंगेकोंड चोलपुरम की। तो वो की थी गाइस राजेंद्र प्रथम ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था राजेंद्र प्रथम को। किसे? राजेंद्र को। और किसके लिए? चोल गंगम नामक बृहद झील बनवाने के लिए। ठीक है गाइस। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो वह राजा कौन था जिसने जल सेना प्रारंभ की थी? तो वो थे राजराज प्रथम। कौन थे? राजराज प्रथम ने सबसे पहले जल सेना प्रारंभ की थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो वो थे गाइस राजराज प्रथम। कौन थे? राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? वह चोल राजा कौन था जिसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो थे राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वह राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता भी दी थी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो थे कोलोनतुंग प्रथम। कौन थे? कोलोनतुंग प्रथम। ठीक है गाइस। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन तथा दूसरे को उसका कारण कहा गया है। कथन ए कहता है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ये सही है। उसका कारण था कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवार पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए थे। तो ये दोनों ही सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है गाइस। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही सही है और जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। ठीक है गाइस। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इधर शब्द और इधर उन शब्दों का अर्थ दिया गया है। ठीक है गाइस। तो पहला है एरिपति। तो एरिपति का अर्थ क्या था? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये सही है इसका अर्थ। फिर तूनियल, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण को समूह को दान में दिए गए ग्राम। तो ये गलत है। घटिया, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था? किस मार्ग पर था जो कि कल्याण को बेगी से जोड़ता था? तो वो है तगर। जो तगर था वो महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, लेकिन जो ये था ये इसे कल्याण को बेगी से जोड़ता था। तो कौन सा? तगर। ठीक है गाइस। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? जो चालुक्य वंश था उसका सबसे महान शासक कौन था? तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे महान राजा थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे? तो किस वंश द्वारा? तो वो किए गए थे चालुक्य वंश द्वारा। जो महिलाएं थी उन्हें उच्च पद पर प्रदान किए गए थे। ठीक है।
चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? जो चालुक्य वंश थे उनकी उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी वातापी में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? वातापी में। ठीक है गाइस। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? जो कवि कालिदास है उनका उल्लेख किसमें हुआ है? तो उनका उल्लेख हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। किसमें? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है गाइस। संस्कृत के कवि और नाट्यकार कालिदास का उल्लेख हुआ है। जो संस्कृत के कवि हैं और नाट्यकार हैं कालिदास, उनका उल्लेख किसमें हुआ है? तो उनका उल्लेख करवाया था पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। किसमें उनका उल्लेख मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ठीक है गाइस। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? तो किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? तो वो भेजे थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है गाइस। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। जो पूर्वी भारत था उसमें प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? तो वो था अरकामेडू। क्या था? अरकामेडू पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टक्वे नाम से दी पेरिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? कौन से लेखक को याद था? दी पेरिप्स। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टक्वे नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? कौन से लेखक को ज्ञात था? दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को। तो वो था अरकामेडू। कौन सा था? अरकामेडू जो बंदरगाह था वो पेडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। ठीक है। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी? जो रोमन बस्ती है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो प्राप्त हुई थी अरकामेडू से। कहाँ से? अरकामेडू से। ठीक है। एथोरा जार होता है एक प्रकार का। क्या होता है? एक प्रकार का लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। कैसा? लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वह राजवंश कौन सा है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वो है कदम। कौन सा? कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? किस युग का नहीं था? संगम युग का। तो वो थे पल्लव। पल्लव जो थे वो संगम युग का राजवंश नहीं था। ठीक है गाइस। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? जो कुरल है, जो धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल, वो किस भाषा में है? तो वो है तमिल भाषा में। किस भाषा में है? तमिल। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो दी गई है कुरल में। किसमें? कुरल जो तमिल ग्रंथ है जिसमें क्या कहते हैं, जो कि तमिल ग्रंथ है उसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। किसको? कुरल को। ठीक। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतरम का लेखक था? रामावतरम का लेखक कौन थे? तो रामावतरम का लेखक थे कण्वन। कौन थे? कण्वन। ठीक है गाइस। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है तमिल क्षेत्र के सिद्धांत एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ये सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो ये इसके दोनों ही सही है। ठीक है गाइस। क्या है? दोनों। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जांच कीजिए। तो गुप्त वंश किससे संबंधित थे? तो गुप्त वंश संबंधित थे देवगढ़ से। ठीक है। और जो चंदेल थे वो खजुराहों से संबंधित थे। चालुक्य थे वो बादामी से संबंधित थे और पल्लव पनमेल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? क्या था? निगम था। तो वो था मणिग्रामम। जो मणिग्रामम था वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ठीक है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध था तो वो किससे संबंधित था? तो वो गाइस संबंधित था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य से। यानी कि वो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य युद्ध हुआ था तक्कोलम का। ठीक है गाइस। किसका हुआ था?
चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? जो चोल साम्राज्य था उसे किसने समाप्त किया था? तो उसे गाइस समाप्त किया था मलिक काफूर ने, क्योंकि इन ऑप्शनों में सबसे ज्यादा नजदीक यही ऑप्शन है मलिक काफूर। ठीक है गाइस, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? जो संगम युग था उसमें जो उरेयूर था वो किस लिए विख्यात था? तो वो विख्यात था गाइस कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या उरेयूर जो था वो संगम युग में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? क्या था? कपास। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? जो पांड्य राज्य था उसकी जो जीवन रेखा नदी थी वो किस नदी को जीवन रेखा नदी कहते थे? तो वो कहते थे बेगी को। किसे? बेगी को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से उत्तर को चुनिए। जो इनमें से कौन है जो संगम पतन थे वो पश्चिमी तट पर थे? किस पर थे? पश्चिमी तट पर। तो वो थे तीसरा और चौथा, यानी कि तोड़ी और मुसरी। जो तोड़ी और मुसरी थे वो संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। ठीक है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? क्या कौन को मन्नन किस लिए प्रयुक्त होते थे? तो वो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तृतीय संगम हुआ था, जो तृतीय संगम था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था मदुरई में। कहाँ पर हुआ था? मदुरई में। ठीक है गाइस, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया? यानी कि तो किस ऋषि के बारे में कहा गया है? तो वो कहा गया है अगस्त के बारे में। अगस्त के बारे में कहा गया है कि अगस्त ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, यानी कि उन्हें आर्य बनाया था। ठीक, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहार का उदय, यानी कि जो राजा भोज थे उनके अधीन प्रतिहार का उदय हुआ था और गोपाल द्वारा राजवंश की पाल राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर है क्या महेंद्र वर्मन एक के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई, या परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई? तो प्राचीन काल से आरंभ से इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है, कौन सा काम पहले हुआ है फिर कौन सा। तो सबसे पहले हुआ था महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, दूसरा पहले हुआ था। फिर हुआ था गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था। फिर परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। दक्षिण भारत में कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो मैं इसमें उसकी ऐसी कौन सी राजधानी है जो राज्य और राजधानी सुमेलित नहीं है? पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, सही है। पांड्य की राजधानी थी मदुरै, सही है। चेर की पांडुचेरी, तो ये गलत है। चोल की तंजौर थी, ये सही है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। ठीक है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस, तो पहला है परमेश्वर वर्मन। तो परमेश्वर वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, फिर है नंदी वर्मन, फिर है महेंद्र वर्मन। तो सबसे पहले थे महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन के बाद थे नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर थे परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर थे नंदी वर्मन प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। ठीक है गाइस, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो वह चीनी यात्री कौन था जिसने पल्लव, चीन, चालुक्यों और भारत के साथ चीन का क्या कहते हैं संबंधों का विवरण दिया है? तो वो कौन थे? तो वो थे मतवालिन। कौन थे? मतवालिन। ठीक है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो इनमें से वह राजवंश कौन सा है जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो वो थे चालुक्य। कौन थे? चालुक्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? किन पर? पशुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो वो थे चालुक्य राजा कुमारपाल। कौन थे? चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा। कदम राजाओं की राजधानी थी, जो कदम राजा थे उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी वनवासी। क्या थी? वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो कौन सा काकतीय राज्य में? तो वो था मोटू पल्लू। जो मोटू पल्लू था वो काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26वीं ईसा पूर्व में भेजा था? कब भेजा था? 26वीं ईसा पूर्व में। तो वो थे पांडे। कौन थे? पांडे राजा ने। ठीक है गाइस, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो वो है मदुरई में स्थित है। ठीक है गाइस, मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। कहाँ पर? मदुरई में।
तो गाइज ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा यानी कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। जो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित जितने भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए गुड बाय।